आईटी सेक्टर एकदम से फोकस में आ गया और वो टीसीएस की बायबैक की खबर ही थी जिसने एकदम से फिलिप प्रोवाइड कर दिया इस सेक्टर को। आज भी निफ्टी पे जो सबसे ज्यादा चढ़ने वाले स्टॉक्स हैं वो है टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक्नोलॉजीज। अगर आप ट्रैक कर रहे हैं ऐसे में निफ्टी आईटी को या फिर किसी भी आईटी स्टॉक्स को तो बताएं। नहीं, टेक महिंद्रा ही डेफिनेटली मैं काफी ट्रैक करता हूं। और अगर इस पूरे पैक में मुझसे पूछा जाता है कि किस पर्टिकुलर स्टॉक में बाइंग करनी चाहिए तो मेरा ये हमेशा प्रेफर्ड पिक होता है पूरे पैक में। फंडामेंटली भी आप देखें काफी डाइवर्सिफाइड है कंपनी और जिस तरीके से ग्रोथ आ रहा है, जो पूरा सिनेरियो चल रहा है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, उसमें ये एक चेरी पिकिंग करें तो एक बहुत अच्छा स्टॉक निकल के आता है। कल भी हमने थोड़ा सा मोमेंटम सभी आईटी स्टॉक्स में देखा था, आज भी टेक महिंद्रा में मोमेंटम देख रहे हैं। मुझे लगता है 525 से 530 ऑन द शॉर्ट टर्म मिल सकता है। और अगर कहीं टिप्स मिलती है किसी एक डिलीवरी इन्वेस्टर को, पोजिशनल इन्वेस्टर को या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को, मेरे ख्याल से टेक महिंद्रा में ही इन्वेस्टेड रहना चाहिए इस पूरे आईटी पैक में। चलिए, आपकी राय कौन सी है सर? कौन से स्टॉक पे बेट लगाने का मौका है अभी मार्केट्स के अभी करंट हालत को देखते हुए, जहां पर एक रेंज बाउंड मूवमेंट है? कोई दो स्टॉक बताएं जहां पर मोमेंटम बहुत स्ट्रांगली देखने को मिलेगा। देखिए, इंडियन होटल एक ऐसा स्टॉक है जो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। पर्टिकुलरली आज के ट्रेड में वॉल्यूम्स भी काफी अच्छी आई है, ब्रेकआउट हुआ है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। और मुझे लगता है आगे आने वाले समय में इस पर्टिकुलर स्टॉक में 135 तक के लक्ष्य देखे जा सकते हैं। 118 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। दूसरा स्टॉक जिसकी हम चर्चा कर भी चुके हैं, मार्क्सन फार्मा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है टेक्निकली भी, क्योंकि एक बहुत अच्छा बेस फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर स्टॉक में हुआ है। ऑन दी शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म, मुझे लगता है 58 तक के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं और 47 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। चलिए, लेकिन अब सुमित के पास चलते हैं, क्योंकि रोज बरोज एक ऐसा स्टॉक लेकर आते हैं जहां पर फंडामेंटल रिपोर्ट्स होती हैं और जहां पर खरीदारी करने की सलाह दी जाती है। सुमित, लंबोदरा टेक्सटाइल मेरे को याद है कल के सत्र में काफी स्ट्रांगली रिटर्न्स दे गया। एक और स्टॉक बताया जहां पर मोमेंटम बन सकता है, जहां खरीदारी बनेगी। शुक्रिया रजत। आज जो कंपनी चुनी गई है वो ग्रेनाइट कारोबार से है। एरो ग्रेनाइट को चुना है। नंबर्स आए हैं, इसके नंबर्स के अंदर कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। यानी करीब 39 लाख का घाटा होता था, जो कि अब 3 करोड़ के मुनाफे की तरफ कन्वर्ट हो चुका है। तो एक जोरदार रिटर्न कंपनी ने या जोरदार रिजल्ट कंपनी ने दिए हैं। ऑपरेशनल फ्रंट पे भी कंपनी के नंबर्स अच्छे आए हैं और अदरवाइज भी कंपनी के जो आंकड़े हैं वो अच्छे आते हुए दिखाई पड़े। जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ये 3 ऐसे मेजर एरियाज रहे जहाँ पे कंपनी ने इस तिमाही के अंदर सप्लाई किया है और उसका इम्पैक्ट कंपनी के इस तिमाही के नंबर्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा कंपनी ने ये भी बात साफ की कि वो ग्लोबली अब टेंडर्स लगाएगी, ग्लोबली टेंडर्स के लिए बोली लगाएगी, क्योंकि वहाँ पे एक अच्छे मार्जिन मिलते हैं, एक अच्छे ऑर्डर्स मिलते हैं और उन्हीं ऑर्डर को इनकैश करने के लिए कंपनी ग्लोबली अपने जो टेंडर्स उनको देखने जा रही है। साथ ही साथ कंपनी के लास्ट क्वार्टर के अंदर जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस थी उसमें एबिटा करीब 6% के आसपास बढ़ा, दोगुना हो गया। यानी 6% एबिटा मार्जिन बढ़ के सीधे सीधे 12% होते हुए दिखाई पड़े। तो एक स्ट्रॉन्ग एबिटा मार्जिन कंपनी ने लास्ट क्वार्टर के अंदर पोस्ट किए हैं। आपको ये भी बता दें, कंपनी की जो ओवरऑल रेवेन्यूज है उसका 14% हिस्सा अमेरिका से कंपनी डिराइव करती है और मेजरली जो कारोबार आता है स्लैब्स कारोबार से आता है, जो कि करीब 80% के आसपास का जो हिस्सा है वो कंट्रीब्यूट करता है कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर। रिसेंटली रिपोर्ट्स आई हैं खरीदारी को लेकर और करीब 95 रुपए के टारगेट्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं। चलिए, 7640 के लेवल पे पहुंच चुका है एरो ग्रेनाइट। इस स्टॉक को अपने रडार पर रखें। टारगेट्स 90 की फेयर वैल्यू ब्रोकिंग रिपोर्ट्स मानती है कि इस स्टॉक पे देखने को मिल सकते हैं और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आज की मार्केट पे भी एरो ग्रेनाइट पे बना है, दिन के उच्चतम स्तर पे कामकाज कर रहा है। लेकिन एक खबर एवररेडी के संदर्भ में भी है। देखिए, आमतौर पे बैटरी सेगमेंट से जोड़ के देखा जाता है इस पर्टिकुलर कंपनी को, लेकिन खबर चाय कारोबार पर और पैकेज जो टी कारोबार है उसको बोर्ड ने कारोबार रिस्ट्रक्चर करने की मंजूरी दी है। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ अमृतांशु खेतान साहब जुड़े हैं, एमडी एवररेडी के। सर, बहुत शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये रिस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज जो होने जा रही है पैकेज टी कारोबार को लेकर, इसकी डिटेल्स बताएं। हाँ, ये एक्चुअली ये बिजनेस एवररेडी ब्रांड पे नहीं है। ये बिजनेस तेज बोल के ब्रांड है, उससे निर्धारित है। तो बोर्ड का ये फीलिंग था कि इसे हमें एक नया कंपनी में शिफ्ट कर देना चाहिए ताकि इस पे एडिशनल फोकस आ सके। जो मेन कंपनी है उसमें बैटरी, फ्लैशलाइट, लाइटिंग और अप्लायंस विल कंटिन्यू। वो चारों जो वर्टिकल हैं वो एवररेडी ब्रांड के हैं और पैकेट टी बीइंग सेपरेट टाइप ऑफ बिजनेस, उसको हम अलग सब्सिडरी का सोचे हैं रखने का। और डिस्ट्रीब्यूशन जो सिनर्जी है वो कंटिन्यू करेगी, वो एवररेडी के डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू बिकेगी। बट इसको ग्रो करने के लिए हमें कैपिटल एडिशनल चाहिएगा, तो वो सब्सिडरी के थ्रू हम रेस भी कर सकते हैं कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर या फाइनेंशियल इन्वेस्टर के साथ। सर, ये वाला जो सेगमेंट है ये अभी कितना टॉप लाइन में कंट्रीब्यूट करता है आपके? करीबन 6%।
ओके राइट। और इसका स्केल कितना बढ़ाना चाहती है कंपनी? अगर आप बोल रहे हैं इसको अलग से सब्सिडी के जरिए यहाँ पर इसका कामकाज होगा, तो इसका स्केलेबिलिटी कितनी होगी इस बिजनेस की? 3 से 4 साल में हम 80 करोड़ से 200 करोड़ तक जा सकते हैं। 80 से 200 करोड़। अच्छा, और ऊपर से अगर यहाँ पर अब अलग वर्टिकल अलग बिजनेस हो जाएगा कंपनी का, तो फिर इसके लिए जो आप कैश की रिक्वायरमेंट होगी, वो कितना कैश रेज करने पे विचार कर रहे हैं, अगर आप क्वांटिफाई कर पाएं उसको तो? नहीं, जो ब्रांड बिल्डिंग का इन्वेस्टमेंट दरकार है 10 से 15 करोड़ साल का रिक्वायरमेंट है। 3-4 साल में करीबन 50 करोड़ का रिक्वायरमेंट रहेगा। ये रिस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज कब तक पूरी हो जाएगी सर? अभी तो अप्रूवल मिली है बोर्ड से, तो अब हम कई ऑप्शन देखेंगे, बट मार्च एंड अप्रैल तक क्लैरिटी आ जाना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया खेतान साहब आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, और इस पूरी एक्सरसाइज जो करने जा रही है कंपनी पैकेज टी कारोबार को रिस्ट्रक्चर करने जा रही है, उस पर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 256-85 के लेवल पे एवरेडी है। आशीष जी, एक कमेंट आपका एवरेडी पे? डेफिनेटली जिस तरीके से बोर्ड के अभी हमने कमेंट्री सुनी और जिस तरीके से मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनी, शायद वो कहीं ना कहीं स्टॉक में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। मुझे लग रहा है कि इसमें बाइंग मोमेंटम बनना चाहिए, पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 262 के आसपास आ रहा है। मुझे लगता है 262 अगर क्रॉस करता है तो डेफिनेटली हम 280-285 तक के लेवल्स छूते हुए देख सकते हैं। अच्छा आशीष साहब, ये दो स्टॉक्स देखिए, एक तो है जेट एयरवेज जो पिछले कुछ सत्रों से लगातार निचले स्तर से बहुत स्मार्टली गेन कर रहे हैं, और ऐसे एक और पुल बैक स्ट्रक्चर है वो है रेमंड। दोनों में से बेहतर ट्रेड कौन सा है? जेट एयरवेज डेफिनेटली रजत जी, मैं अभी इसका चार्ट देख भी रहा था। हमने कुछ टाइम पहले इंडिगो में, ऑलमोस्ट एक हफ्ते पहले हमने इंडिगो में भी ऐसे एक पुल बैक रैली देखी थी। मुझे लगता है जेट एयरवेज जो है काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक किया है, 400 रुपए के लेवल को भी अभी टच कर चुका है ये पर्टिकुलर स्टॉक। मुझे लगता है इसमें मोमेंटम थोड़ा और बचा है, 420-425 तक के लेवल पे आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को जाते हुए देख सकते हैं। काफी समय से हमने मोमेंटम देखा नहीं है इस पूरे सेक्टर के स्टॉक्स में, तो मुझे लगता है कि वो मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ है, और एक तरीके से साइक्लिकल मोमेंटम भी होता है, क्योंकि अब ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स से ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे अंडर वैल्यूएशन है, वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। रेमंड में अभी मुझे लगता है थोड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 532 के लेवल पे आना चाहिए, तो एक बार 532 टेकआउट होता है फिर एक फ्रेश पोजीशन बाय की तरफ बनाई जा सकती है। अच्छा, ऐसे एक और स्मार्ट गेनर है, वो है जस्ट डायल, जो इस सीरीज को अब निचले स्तरों से बिल्कुल आउट परफॉर्म करके गया, सीरीज के उच्चतम स्तर पे खड़ा है, और आज उम्मीद थी कि 492 के स्तर पे रुक जाएगा ये स्टॉक। इंपॉर्टेंट हर्डल थी, 200 दिन की एक्सपोनेंशियल एवरेज टकराती है वहां पर, लेकिन उसको भी पार कर गया। अब कहां तक ये जा सकता है जस्ट डायल? देखिए, जस्ट डायल हमने आपके शो पे कल भी डिस्कस किया था, और मुझे लगता है अभी भी इसमें थोड़ा सा मोमेंटम और बाकी, ऑल्दो हमारे जो टारगेट्स थे वो फुलफिल हो चुके हैं, बट नॉर्मली जब स्टॉक बहुत अंडर वैल्यूड होता है तो ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि कहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टॉक की रैली रुकेगी। दूसरी तरफ आप देखें रिजल्ट्स भी जो आए तो उसमें थोड़ा सा ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ठीक होता हुआ दिखा है, और जिस तरीके से नए बिजनेसेस में ये कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है, एंटर करना चाहती है, मुझे लगता है मोमेंटम थोड़ा और समय तक कैचअप होना चाहिए। 515 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस मुझे दिखता है, वहां तक शायद ये पर्टिकुलर स्टॉक टच कर सकता है। जेबीएफ इंडस्ट्रीज में देखिए क्या ब्रेकआउट आया, या फिर वेट करना चाहिए किसी भी इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग पोजीशन लेने के लिए जेबीएफ इंडस्ट्रीज में? डेफिनेटली इस पर्टिकुलर स्टॉक में मुझे लगता है जो चार्ट्स बता रहे हैं एक ऑल द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इस पर्टिकुलर स्टॉक में 265 के आसपास का। अगर 265 टेकन आउट होता है, मुझे लगता है एक फ्रेश लेग ऑफ रैली स्टार्ट होनी चाहिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में, क्योंकि हमने काफी ज्यादा मोमेंटम, ऑलमोस्ट 50-60 रुपए की तेजी हमने पिछले कुछ दिनों में कंटिन्यूअस देखी है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच के मोड में जाना चाहिए इस पर्टिकुलर स्टॉक को। 265-267 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है, उसके ऊपर एक फ्रेश रैली आनी स्टार्ट होनी चाहिए। एरो ग्रेनाइट एक बार फिर से देख लेते हैं। अब 76-85 के लेवल पे दिन के उच्चतम स्तर पे 6% की कमाई ऑलरेडी स्टॉक में मिल चुकी है। कल भी जो शेयर बताया था लंबोदर टेक्सटाइल, उसमें जबरदस्त रिटर्न मिला, आज भी 6% की कमाई एरो ग्रेनाइट करा चुका है। बहुत शुक्रिया आशीष जी मेरे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।